Today we shall discuss some statement sums based on the linear equation in two variables. The first one I am taking is, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? So he is talking about a fraction. A fraction contains two unknowns. The first one is the numerator of the fraction. The second is the denominator. So let us assume the numerator is x and the denominator is y. The fraction will look like x upon y. The fraction will be x upon y. Now he is saying if we add 1 to the numerator we have taken x, we add 1 to the numerator, it will become x plus 1, and subtract 1 from the denominator. So denominator we have assumed y, and we subtract 1 from the denominator, then it becomes y minus 1. He is saying if we do these two things, we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to 1. नाउ रिड्यूसेस का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि 1 कम हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है. रिड्यूसेस टू 1 का मतलब इट बिकम्स 1. सो दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1. ये हमने 1 के इक्वल रखा. अब यहाँ से हमें एक इक्वेशन बनानी है एक्स और वाई में. वी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई माइनस 1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. अब हम एक्स और वाई वाली टर्म एक तरफ ले लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड. इस y को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और 1 को दूसरी साइड. तो हमारी इक्वेशन बन गई x माइनस 1 y इज इक्वल टू माइनस 2. नेक्स्ट कंडीशन इज इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर. नाउ ही इज टॉकिंग ओनली अबाउट द डिनोमिनेटर, कि सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है. तो न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है. डिनोमिनेटर रिमेन्स x एंड वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. इट बिकम्स 1 बाय 2. तो x as such added 1 to the denominator and it becomes 1 by 2. तो इक्वल टू हमने 1 by 2 रखा. फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y वाली टर्म एक तरफ, कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ हम ले गए. इक्वेशन बन गई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. फर्स्ट इक्वेशन भी हमने इसके साथ लिखनी है और इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन से सॉल्व किया. तो x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू पुट करके किसी भी दोनों में से इक्वेशन में वी कैन फाइंड आउट y वी गेट एज 5. तो लास्ट में कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, x और y फाइंड आउट करके जस्ट लीव द क्वेश्चन की आंसर हो गया. और क्वेश्चन में ही इज़ नॉट आस्क्ड x एंड y, ही इज़ आस्क्ड द फ्रैक्शन. तो हमें आंसर फ्रैक्शन लिखना होगा. आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5. x अपॉन y, x की वैल्यू y की वैल्यू, फ्रैक्शन हो गया 3/5. इन क्वेश्चंस में आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका जो आंसर आया है वो ठीक है या नहीं. देखिए वी हैव गॉट 3/5. इसमें न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 1 बन जाना चाहिए. तो 3 + 1 4, 5 - 1 4 और 4/4 1 होता है. तो पहली कंडीशन वेरीफाई हो रही है. अब नेक्स्ट, इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1 by 2. तो न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, 5 में 1 ऐड किया तो ये 6 हो गया. तो 3/6 1 by 2, तो ये 1 by 2 बन गया. यानी कि सेकेंड कंडीशन भी आपकी वेरीफाइड है. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. दिस इज एज बेस्ड क्वेश्चन. इज सेइंग 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? So two unknown things are the present age of Jacob, that we have taken x, and the present age of his son, ये हमने y ले लिया है. अब क्या कह रहा है, 5 years hence. hence का मतलब होता है अब से 5 साल के बाद. तो अभी उसकी प्रेजेंट एज x है, तो अभी जैकब की प्रेजेंट एज x है. तो 5 साल के बाद 5 साल बढ़ जाएगी, x है तो x + 5 हो जाएगी. जैसे सपोज आपकी एज अभी 15 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स के बाद इट विल बी 15 + 5 यानी कि 20. इसी तरह से जैकब की एज अभी x है तो उसकी हो जाएगी x + 5, और सन की 5 y है तो सन की हो जाएगी y + 5.
नाउ ही इज सेइंग कि 5 years के बाद जैकब्स एज विल बी 3 times दैट ऑफ सन्स एज। तो यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं कि फादर की एज 3 times कह रहा है तो फादर की एज को ही 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। फादर की एज तो पहले से ही 3 times है, हमें इक्वेशन बनानी है, मीन्स हमें इन दोनों को इक्वल बनाना है। तो फादर की एज इज इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा 3 times 3 मल्टीप्लाइड बाय सन्स एज। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी कि 5 years के बाद वाली फादर की एज 3 times 5 years के बाद वाली सन्स की एज। अब इसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है, एक्स और वाई वाली टर्म एक तरफ, कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं। ही इज सेइंग 5 years अगो, 5 years अगो मतलब 5 साल पहले। जैसे आप अभी 15 के हैं तो 5 साल पहले 15 - 5 10 के रहे होंगे। उसी तरह से जैकब अभी x का है तो 5 years अगो ही वॉज x - 5, और सन अभी y का है प्रेजेंट एज में, तो वो 5 years अगो ही वॉज y - 5। तो ही इज सेइंग कि फादर्स एज वॉज 7 times सन्स एज। तो फादर की एज 7 times 7 से मल्टीप्लाई किया सन की एज, और बीच में इक्वल टू का साइन टू मेक द टू थिंग्स इक्वल। सो व्हाट वी डू हियर, 7 we multiply, open the bracket, take x and y on one side and constant on the other side. So this is our second equation. तो मेन चीज़ यहाँ पर आपको यही ध्यान रखनी है कि पहले की एज कह रहा है 5 साल पहले की अगो, तो माइनस करेंगे। बाद की एज बोल रहा है, जैसे हेंस बोला या आफ्टर 5 years, तो प्लस करेंगे। और दोनों को इक्वल बनाना है तो जो स्मॉलर क्वांटिटी है, जो स्मॉलर एज है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस सन की एज फादर के कंपैरिजन में स्मॉलर होगी, तो आप सन की एज को मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी टाइम्स दिया हुआ है। जैसे यहाँ 7 times दिया था तो हमने सन की एज को 7 से मल्टीप्लाई किया और फादर की एज के इक्वल रखा। अब इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लें किसी भी मेथड से, जैसे मैंने यहाँ एलिमिनेशन से सॉल्व किया है। एक्स कैंसिल हो गया, साइन चेंज करे हमने, और y की वैल्यू आ गई 10। y की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं 40, और लास्ट में आप आंसर्स लिख देंगे। देखो फादर्स एज, जैकब्स एज इज 40 years एंड सन्स प्रेजेंट एज इज 10 years. So that will finish your question. Let us take another question. This question states, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book kept for 5 days. Find the fixed charges and the charges for each extra day. तो इज टॉकिंग अबाउट ए लैंडिंग लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी जो बुक्स लैंड करती है, जो आपको बुक्स देती है यूज़ करने के लिए। तो उस लाइब्रेरी में एक तो फिक्स चार्ज है कि आपने एक बुक ली तो आपको वो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी दिन रखें। और उसके बाद 3 दिन तो आप उस फिक्स चार्ज में उसको यूज़ कर सकते हैं। उस 3 दिन के ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हैं तो 3 दिन से ज़्यादा जितने दिन आप यूज़ करेंगे उस बुक को, पर डे का एक फ़िक्स चार्ज और है। तो ये 2 चीज़ें आपको पे करनी हैं। तो उसने फिर हमें बताया कि सरिता ने एक बुक को रखा 7 डेज़ के लिए, तो 7 डेज़ के बाद उसको 27 रुपीज़ पे करने पड़े। और सूजी ने 21 डेज़ के लिए रखा तो उसको 21 रुपीज़ पे करने हुए। तो बताइए कि फ़िक्स चार्ज कितना था और जो पर डे का जो एक्स्ट्रा चार्ज था, एक्स्ट्रा डे का चार्ज था, वो कितना था। तो 2 अननोन चीज़ें हैं, एक तो फिक्स चार्ज और दूसरा चार्ज पर डे। तो हमने उनको अज्यूम कर लिया एक्स और वाई। चलिए फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। तो फिक्स चार्ज एक्स और चार्ज पर एक्स्ट्रा डे हमने वाई लिया है। अब सूजी ने उसको 7 डेज़ के लिए रखा है, तो 7 डेज़ के लिए रखा तो 7 डेज़ में तो 3 डेज़ के तो उसको पेमेंट करनी नहीं है, क्योंकि वो तो फिक्स चार्ज में इंक्लूड आ जाते हैं। तो 3 डेज़ से जो एक्स्ट्रा डेज़ हुए, तो एक्स्ट्रा डेज कितने हुए, 7 - those 3 विच आर फ्री फॉर द फिक्स चार्ज। तो साथ में से 3 हमको माइनस करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि उसको एक्स्ट्रा डेज कितने हैं जिनके लिए उसे पेमेंट करनी है। तो दैट मीन्स 7 - 3।
तो 4 इंटू वाई, एक दिन का वाई देना है उसको, तो 4 दिन का उसको 4y देना होगा, और फिक्स चार्जेस तो उसको देने ही देने हैं। तो ये हो गया फिक्स चार्ज, और ये 4 एक्स्ट्रा डेज का चार्ज, तो टोटल इतना देना पड़ा उसको। और क्वेश्चन में हमें बताया गया कि 27 रुपीज़ देने हैं, तो यानी कि x + 4y 27 के इक्वल है। इसी तरह से सूजी ने उसको 5 डेज़ के लिए रखा, तो 5 डेज़ के लिए रखा, 5 में से 3 डेज़ का उसको पेमेंट नहीं करना है, तो 5 में से हमने 3 माइनस कर दिया, तो 2 दिन के लिए उसको पेमेंट करनी है, और जो फिक्स चार्ज है 3 दिन उसमें उसको बुक रख सकती है वो। तो यानी कि फिक्स चार्ज दिए और 2 एक्स्ट्रा दिन का दिया, तो 1 एक्स्ट्रा दिन का y, तो 2 एक्स्ट्रा दिन का 2y, तो x + 2y, ये टोटल पेमेंट करेगी सूजी, और टोटल पेमेंट सूजी की क्वेश्चन में दी हुई है 21, तो इसलिए x + 2y 21 के इक्वल हुआ। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बनी है। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट को हम इसके साथ लिख लेंगे और फिर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हुए इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, x कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू 3 आ गई, मीन्स आपका फिक्स्ड जो पर डे एक्स्ट्रा डेज का चार्ज है दैट इज़ ₹3। अब हमने ये जो x की वैल्यू है सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी, y की वैल्यू x + 2y = 21 है सेकेंड इक्वेशन, तो y की जगह 3 रखा और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 15, यानी कि फिक्स चार्जेस आपके ₹15 हैं और एक्स्ट्रा डे के जो चार्जेस हैं वो ₹3। Let's take another question. In this question he is saying Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each correct and losing 1 mark for each wrong answer. मतलब उसको अगर वो सही क्वेश्चन करता है तो 3 मार्क्स मिलते हैं, और नेगेटिव मार्किंग की वजह से हर गलत आंसर का 1 मार्क काट लिया जाता है। Had 4 marks been awarded for each correct and 2 marks been deducted for each wrong answer, then Yash would have scored 50 marks. अगर हर राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते और गलत आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते, तो यश का स्कोर 50 मार्क्स होता। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो उस टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस थे। यहाँ 2 अननोन चीज़ें हैं, एक तो उसने करेक्ट कितने क्वेश्चंस किए और उसने रॉन्ग कितने क्वेश्चन के आंसर दिए। तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स वाज x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स वाज y, तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस x + y फाइंड आउट करना होगा। अब वो कह रहा है कि एक क्वेश्चन के लिए उसको 3 मार्क्स मिले, तो एक क्वेश्चन के लिए 3 मिले तो 2 क्वेश्चन के लिए 6 मिलेंगे, 3 के लिए 9 मिलेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो इसलिए उसको x क्वेश्चन के लिए 3 इंटू x मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स सब्ट्रैक्ट किया गया, तो y क्वेश्चन के लिए 1 इंटू y मार्क्स सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो उसका टोटल स्कोर आया है राइट आंसर्स का स्कोर 3x है, उसमें से जो डिडक्शन है वो y हो गया, तो 3x में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये उसका टोटल स्कोर आएगा। तो टोटल स्कोर हमें दिया हुआ है 40। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब वो कहता है कि यदि उसको 4 मार्क्स दिए जाते हर करेक्ट आंसर के लिए, इफ 4 मार्क्स वर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग, हर सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते और हर गलत आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते, तो 4 माइनस 4x हो गए x क्वेश्चन के लिए और y क्वेश्चन के लिए 2y हो गए, तो 4x में से 2y को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता, तो ये उसका फाइनल स्कोर आता और ये स्कोर होता 50। तो 4 में से 2 कॉमन ले लिया है मैंने, और इस 2 से हम 50 को डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी 2x - y = 25। फर्स्ट इक्वेशन इसके साथ लिखी, उसके बाद हमें सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को, तो y से y कैंसिल, -x - 15 के इक्वल आया, x की वैल्यू आ गई 15, x की वैल्यू मैंने पुट कर दी है आपकी सेकेंड इक्वेशन में, तो 2 इंटू 15 30 हुआ, 30 25 में से माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 5, यानी कि रॉन्ग आंसर्स आर 5, करेक्ट आंसर आर 15, तो 15 करेक्ट 5 रॉन्ग, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 20, तो उसके 20 क्वेश्चंस जो हैं उस टेस्ट में थे। एक और क्वेश्चन देते हैं, इसे प्लेसेस A and B are 100 kilometers apart on a highway. One car starts from A and another car starts from B at the same time.
If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? तो दोनों कार्स की वो स्पीड पूछ रहा है. तो मैंने एज्यूम कर लिया जो कार ए से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड एक्स है, और जो कार प्लेस बी से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड वाई किलोमीटर पर आवर है. एक फिगर बनाई है मैंने, ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस ए बी है वो 100 है. हमें फॉर्मूला मालूम है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड हमने ए वाली कार की एक्स ली है, टाइम हमें दिया हुआ है 5 आवर्स. मान लिया ये दोनों कारें फर्स्ट केस में सी पे जाके मीट करती हैं, तो कार ए कभी ए से जाके सी पर रुकी 5 आवर्स में, तो उसका टाइम 5 आवर्स, स्पीड एक्स, तो टाइम इंटू स्पीड करेंगे तो 5 इंटू एक्स, 5x हो जाएगा. तो ए से सी का डिस्टेंस आपका 5x है. अब जो दूसरी कार है वो बी से चली और सी पे जाके रुकी. दोनों को मीट करना है तो हमें इनका टर्मिनल पॉइंट है, जो रुकने का पॉइंट है वो सेम देना पड़ेगा. ए से चल के सी पे रुकती है और बी वाली बी से चल के सी पे रुकती है. दोनों तभी मीट करेंगी. इसकी स्पीड कम है बी वाली की, इसकी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हुए यहाँ पहुँच जाती है. तो बी वाले की स्पीड है y और टाइम है 5. तो जो बी सी डिस्टेंस है वो स्पीड इंटू टाइम से 5y हो जाएगा. अब इस फिगर में देखिए, ये जो डिस्टेंस ए सी है वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा. तो हमने लिखा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी. ए बी हमारा 100 है, बी सी 5y है और ए सी डिस्टेंस 5x है. तो हमारी इक्वेशन बन गई 100 प्लस 5y इज इक्वल टू 5x. इस 5y को उधर ले जाके माइनस किया, 5 कॉमन ले लिया और उस 5 से 100 को डिवाइड कर दिया, तो x माइनस वाई रह जाएगा 5 कॉमन लेने के बाद. तो इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 20. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं. व्हेन दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, ए से ए वाली बी की तरफ चली और बी वाली ए की तरफ चली. दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो बीच में किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगे. मान लिया वो डी पर मीट कर जाते हैं 1 घंटे के बाद. तो अब यहाँ पर टाइम है 1 आवर, स्पीड x, टाइम 1, तो डिस्टेंस हो गया x इंटू 1 x. तो ए वाली जो कार है उसने डिस्टेंस x कवर किया, तो AD डिस्टेंस है x. इसी तरह से बी वाली कार 1 घंटा चली और उसकी स्पीड थी y, तो डिस्टेंस हो गया y मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि जो BD डिस्टेंस है दैट विल बी y. तो AD डिस्टेंस x, BD y और टोटल 100. तो AD प्लस BD AB के इक्वल, यानी कि x प्लस वाई 100 के इक्वल. पहली दूसरी इक्वेशन आपकी आ गई x प्लस वाई 100. पहली थी आपकी x माइनस वाई 20. इन दोनों को सॉल्व करते हैं, y कैंसल, 2x आ गया 120, तो x की वैल्यू 60. अब x की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी में भी पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो आपकी पहली कार की स्पीड 60 हो जाएगी और दूसरी वाली कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर.